बहुत शुक्रिया मलिका, और देहरादून को नमस्ते। अक्सर किसी भी मंच पर यह नहीं होता कि सेशन की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम से हो, लेकिन जो आप लोगों ने किया है, देहरादून ने बता दिया कि उसे सम्मान करना आता है, और अमर उजाला भी आज सम्मान कर रहा है। अगर आप में से किसी को इतिहास की किताबों को पढ़ने का शौक हो तो चलिए मैं आपको इतिहास की किताबों को दिखा देता हूं। मेरे साथ जो बैठे हैं मेरी दाईं ओर, एक ऐसा इतिहास है जिस पर ये तालियां बहुत कम हैं, वो इतनी जोर से बजनी चाहिए कि इतिहास को दोबारा लिखा जाए। बिल्कुल बीच में इस देश की वो लड़ाई, यहां से जो नारे लगे वो पार तक जाने चाहिए। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के सवाल उठे थे, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जिसने 9 गोलियां शरीर में खाई हो, एक आज भी लेकर घूम रहा हो, वो है जिन्होंने पैरालंपिक में इस देश को पहला सोना दिलाया था, अपने बदन के अंदर लोहा रखा था और पहला सोना लाया। इसके बाद जिनको ये पता ही नहीं था कि मुझे भाला एक अलग कैटेगरी में भी फेंकना होता है, सामान्य के साथ फेंकते रहे, जो दोनों हाथों से ताकत लगाते रहे, उन्होंने 2 हाथों की ताकत को एक हाथ में बदल डाला। इस देश को 2-2 सोना दिलाने वाले पैरालंपियन देवेंद्र जी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बोलते हैं ना, कुछ लोगों ने लाइनें आखिर में आकर नई शुरू कर दी। पुरुषों के साथ खेलना पड़ा था क्योंकि लीग भी ऐसी ही मिलती थी तैयारी के लिए जैसा ये मंच अभी हो रखा है कि उस पूरी रेस में पहली महिला होती थी। पैरालंपिक में देश को पहला महिला के तौर पर मेडल दिलाने वाली दीपा जी, और उनकी किरदार और ढेर सारी शख्सियतों से हम रूबरू होंगे एक एक करके। जब आप तीनों को एक साथ देखता हूं तो गौरवान्वित होता हूं, और एक एक करके सवालों पर आते हैं। चेहरे पर आप लोगों के ढेर सारे मुस्कुराहट है, लेकिन एक टैग से मैं शुरू करता हूं। ये तीनों बड़े जिद्दी हैं, और क्यों जिद्दी हैं वो भी बता देता हूं। जिद और जुनून इनमें इतना है कि आप चैलेंज देकर देखिए, आप शायद हार जाएंगे। देवेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। 8 साल के रहे थे, एक हादसा हुआ, एक हाथ को खो दिया। उसके बाद सामान्य बच्चों के बीच में थे, भाला फेंक की प्रतियोगिता थी, किसी ने मजाक उड़ाया कि यहां क्या कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ वो जरा बताइए। आज देहरादून में आने का सौभाग्य मिला है, तो सबसे पहले अमर उजाला की 75वीं वर्षगांठ पे मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 9 साल की उम्र में मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा था, और उसके बाद उस समय कोई पैरा खेल को तो जानता नहीं था, पर मेरा मन करता था कि मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए। पहली बार मैंने भाला उठाया था स्कूल में, तो मुझे बोला गया कि आप यहां ग्राउंड में किस लिए आए हो, क्या काम है आपका ग्राउंड में, क्लासरूम में जाके बैठिए पढ़िए। यानी मेरे को ऐसे ट्रीट किया गया कि खेल मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून था। वहां तो मुझे भाला नहीं मिला, लेकिन मैंने घर पे आके एक लकड़ी का भाला बना के तैयारी की कि मुझे भाला फेंकना आया। उस लकड़ी के भाले से मैं सामान्य खिलाड़ियों के साथ डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। और मैं दिल की बात बताऊं आपको, 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल लिए, 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। टोक्यो में सिल्वर मेडल लिया, 3 हैट्रिक लगाने वाला। लेकिन जो वो पहला डिस्ट्रिक्ट का मेडल था, आज भी मुझे याद है कि अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि आपको खेलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिद ने ही मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया है। लाइफ में इतना सोचा था कि सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे, आप प्यार दे सकते हो, सहानुभूति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में हमने लड़ना सीखा है, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। क्यों दीपा जी? सही है। 2016 में हम साथ ही थे रियो पैरालंपिक्स में, और आपने सिल्वर मेडल जीता था।
पेट क्रिकेट के बारे में तो आपको सबको पता है, चंदू चैंपियन है, चैंपियन रहेगा। अच्छा लगता है। आपके साथ अच्छी बात यह है ना कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं तो आप हमारी भूमिका का भी निर्वहन कर देते हैं कि उनके साथ का किस्सा भी आपने ही धीरे से बता दिया। दीपा जी, आप पर आता हूं सीधा, क्योंकि आपका जिक्र आ गया, और फिर सर आप पर आऊंगा जी। ये इन्होंने कहा ना कि थोड़ी सी जिद थी और थोड़ा सा जुनून था, बहुत ज्यादा वहां पर था। एक गाना है, दिल ये जिद्दी है, उसको बकायदा डेडिकेट किया गया कि आप इतनी जिद्दी हैं कि एक रेस्टोरेंट चलाती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो लगा कि अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे, तो बाइक चलाने निकल गई। बाइक चलाई, उसके बाद लगा कि नहीं स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग की तो पता चला कि इसमें मेडल नहीं आएगा, लेकिन लोग बोलेंगे कि स्विमिंग छोड़ दी तो चलो यमुना में तैर कर दिखाती हूं और इसी शरीर के साथ तैर कर दिखाती हूं। यमुना में तैरी और तब स्विमिंग को छोड़ा। फिर जेवलिन की तैयारी किए। 1 साल पहले पता चला कि ये गेम तो ओलंपिक में है ही नहीं, पैरालंपिक में तो है ही नहीं। 1 साल में गेम बदल डाला और उसके बाद भारत का इतिहास बदल डाला। जी, मेरे लिए जिद थोड़ी ज्यादा इसलिए थी कि मेरी उम्र ज्यादा थी, क्योंकि जब मैंने खेलना शुरू किया तो मैं 36 वर्ष की आयु में खेली थी। देवेंद्र भैया शायद बचपन से खेले, हमारे चंदू चैंपियन थे, वो भी जवानी में खेले, लेकिन खेल की दस्तक मेरे जीवन में 36 वर्ष की आयु में आई, और वो भी तब जब मेरा छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो चुका। तो मेरा शरीर इसके नीचे बिल्कुल कार्यरत नहीं है, बॉडी में मसल कंट्रोल नहीं है, टॉर्सो बैलेंस नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, और सबसे ज्यादा बड़ा जो मेरे पे चैलेंज है कि मल और मूत्र, बाथरूम और बाउल को कंट्रोल करने की भी शक्ति नहीं है। तो ऐसे शरीर में जब मैं 30 वर्ष की आयु में आई तो बहुत सवाल उठे, और सवाल का वजन दुगना इसलिए हो गया कि मेरी बेटी की भी हेड इंजरी हुई थी और उसका भी हेड इंजरी की वजह से बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। तो एक परिवार में माँ भी अपंग है और बेटी भी अपंग है, तो सवाल बहुत ज्यादा थे, और जिम्मेदारी जिद की कुछ ज्यादा हो गई कि इस शरीर से कुछ तो करना है कि लोगों की धारणा बदले, लोगों का विचार बदले। जैसा देवेंद्र भैया ने कहा कि प्यार चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए। मुझे भी यही था कि I want to declare my abilities beyond disabilities। और फिर आपने कहा कि कई खेल बदले, क्योंकि पहला होना अपने आप में शायद बहुत ग्लैमरस है, लेकिन पहले होने का सफर बड़ा अकेला होता है, स्ट्रगल भरा होता है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई आपको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती। और जब हम खेलते थे तो कोई बहुत ज्यादा पॉलिसीज भी हमारी फेवर में नहीं थी, कॉर्पोरेट फंडिंग्स नहीं थी, गवर्नमेंट की फंडिंग्स इतनी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं था, तो बहुत सारे चैलेंजेस उसके साथ उठकर आते थे। और फिर अकेली महिला होना, और पहली महिला रही जो एशियन गेम्स में भी मेडल जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जीती और पैरालंपिक्स में भी जीती। रही बात खेल बदलने की, तो वक्त लगा ये समझने में कि इस शरीर से अच्छा क्या खेल पाऊंगी देश के लिए। भाला समझ आया, क्योंकि भाला उठाया, भाला खेले। जब देवेंद्र भैया खेले 2004 एथेंस में मेडल लेकर आए, तो हमारे दिव्यांग खेलों में यह होता है कि कभी कभी हमारी श्रेणी में कोई खेल आता ही नहीं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और 2004 के बाद जब उनका खेल लौटा तो 2016 में लौटा, लेकिन मुझे लगता है देवेंद्र भैया जवान थे, यंग थे, उनके पास समय था। आज उन्होंने जिस उम्र में खेल छोड़ा है, 40 वर्ष की आयु में, तो मैंने भाला पहली बार पकड़ा था। तो जब मेरा खेल नहीं आया, 2 लगातार एशियाई खेलों में मैं रिकॉर्ड बना चुकी थी, मैं जैवलिन में वर्ल्ड नंबर 2 बन चुकी थी, और मुझे था उम्मीद कि मैं 2016 में जैवलिन में एक अच्छा मेडल बना पाऊंगी। 2012 मेरा मिस हुआ था लंदन पैरालंपिक्स, लेकिन 1 साल बचा था और उसमें यही आया कि अब जैवलिन नहीं है, आपकी दिव्यांगता की श्रेणी में शॉटपुट है। तो मेरे पास 12 साल नहीं थे, क्योंकि मैं 46 वर्ष की हो चुकी थी। मुझे उसी 1 साल में अपने देश के लिए मेडल बनाना था। तो कोच बदला, ट्रेनिंग बदली, डाइट बदली, जगह बदली, खेल बदला, लेकिन 1 साल में वो मेडल बनाया अपने देश के लिए। आपने 12 सालों को 1 साल के 12 महीनों की तरह तब्दील कर दिया। मैं आप पर आता हूं सर। अब
और मेरा गौरव है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस पूरे शरीर पर, आप माइक ले लें, इस पूरे शरीर पर अगर आप लोग देखेंगे तो इतने मेडल्स हैं जो सिर्फ खेल से नहीं कमाए हैं, अपने शरीर से, अपनी जान से, अपनी हिम्मत से कमाया है। मैं आपसे जब बात कर रहा था वो पूरा ट्रेलर हमने देखा। इस सवाल में थोड़ी सी शिकायत भी है इस देश के एक नागरिक के नाते कि हमको आपकी कहानी जानने के लिए शायद एक फिल्म की जरूरत पड़ती है। इस देश को पहला मेडल आपने दिलाया, लेकिन सालों तक वो स्पोर्ट्स के अवार्ड दूर रहे, सालों तक वो रिकॉग्निशन दूर रहा। क्या आपको कभी मायूसी हुई अपनी जिंदगी में? 9 गोली खाली थी, उसके बाद 1 गोली आज भी लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद एक और जिद बनाई, और आप इतने जिद्दी हैं कि मुझे बताया गया कि शुरू किया था किसी और खेल से, फिर और कुछ खेलने लगे और उसके बाद स्विमिंग पर आ गए। अच्छा, एक तो अमर उजाला के जो 75 बर्थडे का है, तो यहाँ पर मुझे बुलाया और जो संवाद रखा है उसके लिए मैं सर का और जो उजाले के जो मैनेजमेंट का आभार मानता हूँ। और अभी इन्होंने जो मुझे सवाल किया है उसका जवाब ये है कि मैं बचपन से ऐसा जिद्दी था कि अभी आप चंदू चैंपियन पिक्चर देखी है, तो जो भारत के लिए रेसलिंग कुश्ती के लिए पहला गोल्ड मेडल आया था वो मेरे गांव से नजदीक खाशाबाद जादव। तो वो गेम है रेसलिंग, तो वो जीत गया। कराट गांव था मेरे गांव से, इस्लामपुर से वो सिर्फ 20 किलोमीटर था। तो मेरा भाई मुझे साइकिल पर उधर लेकर गया और वो उसकी जो मुरुने थी जो आदर सत्कार करते, ढोलकी बजा कर करते, तो हमारे गांव में लीजिम जारे सब ऐसे लेकर, तो वो खाशाबाद जादव को वो रेलवे स्टेशन में रिसीव करने की इतनी कम से कम 10,000 पब्लिक आई थी। तो वो पब्लिक के बीच में मेरा भाई साइकिल पर मुझे उधर से लेकर आया। तो वो सीन मैंने देखा कि ये खेला प्लेयर की इज्जत होती है कि जो एक दफा जीत गए तो रेस्पेक्ट दे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला ये देखो इनको क्यों कंधे पर उठा कर लेकर गया। तो भाई ने बताया कि दुनिया में कुछ अच्छा नाम करने से, कुछ मेडल लाने से उनको क्या मेडल मिला है, हाँ ये मेडल मिला है, इसको कुछ है। तो उसी टाइम में उसको बातचीत करते हैं, तो उसी टाइम मैंने दिल में ठान ली कि मैं भी एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। और घर में गया तो मेरे को और मेरे भाई को पिताजी ने मारा, तुम लोग बिना पूछे क्यों गए थे। और उसी गांव में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल में सब बच्चे लोगों को पूछा, अरे बच्चा तू क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तू क्या बनेगा? फौजी बनूंगा। तू क्या बनेगा? मैं खेती करूंगा। तो मेरे को पूछा तो तुम क्या बनेगा? मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। वो दिल में जिद भरी थी, गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो उसी टाइम टोकर नाव से गांव में कैसे देहात में टोकर नाव से बोलते तो उसी टाइम चंदू के बच्चे तू क्या गिल्ली डंडा खेलेगा? ओलंपिक का गोल्ड मेडल क्या लाएगा? ऐसा जो क्या। तो उसी टाइम मुझे चंदू बोला करके इतना गुस्सा आया कि मैं मार कर देख दे। तो आप चंदू चैंपियन में देखा होगा वो पत्थर लेकर वो लोगों मारने के लिए इतना गुस्सा हो गया। इतना मुझे चंदू बोलने से गुस्सा आता था। लेकिन वही तो भाई ने बोला कुछ तो करना चाहिए, तो वो इधर छोड़ देता हो। तो मैं कुश्ती के लिए तो प्रैक्टिस के लिए, कुश्ती के लिए गांव में मेरा आखाड़े में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था। तो प्रैक्टिस में तो वो जो इंस्ट्रक्टर जो उस्ताद रहते तो उन्होंने बताया, अरे बच्चे तो क्या बनेगा, क्या कुश्ती करेगा? नहीं मुझे कुश्ती लड़ने गए। नहीं आप मेरे को तालीम में ले लो। वो बोला नहीं तुम क्या छोटा बच्चा है, नहीं होगा। नहीं मुझे चैंपियन बनना है कुश्ती करे। अरे तेरे को मेडल लेना, तो क्या मेडल जानता है? तो उसी ने मुझे पहले टाइम बताया ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। पहला आदमी को गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरा आदमी को सिल्वर, तीसरा आदमी को ब्रॉन्ज।
तो तुमको कौन सा इसमें वस्ताद को पूछा कौन सा इसमें भारी मेडल होता है, तो सेक्रेटरी ने बोला गोल्ड मेडल भारी होता है, तो मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो उसी टाइम मैंने गोल्ड मेडल लिया, लेने का इरादा पक्का कर दिया और मैं वो उस्ताद के साथ कुश्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं जब तक एक काम करता हूं, आप वो कॉइन ढूंढिए, मैं देवेंद्र जी से एक सवाल लेकर आता हूं। निकाल दो। हाँ, तो लाइफ में मैंने जो कुश्ती जब चल रहे थे, पहले बतासा बुलबुले और नारियल के ऊपर कुश्ती चलते थे, वो जितने के पंचे देते थे। लेकिन उसी टाइम 1 पैसा का कुश्ती तो जीता था, तो वो 1 पैसा जो वो कहता पैसा रहता है, वो मेरे पास है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मेरे पॉकेट में। तो वो पैसा, वो मेरा लाइफ का पहला गोल्ड मेडल था, जो 1 पैसा। उसके बाद एक कुश्ती का इधर कुश्ती गांव में मैंने कुश्ती जीत गया, सरपंच का बड़े गांव में क्या देहात में कि बड़ा पहलवान लोगों को और बड़े गांव का पटेल, गांव का सरपंच, उनके लड़के से कुश्ती खेलने से हार जाने का ऐसा ही था। तो मैं सरपंच के लड़का के साथ कुश्ती के लिए खेला और मैं जीत गया। तो गांव में बैर दोनों ये गांव का और मेरे गांव का झगड़ा चला और मैं उधर गांव से मारने के लिए मुझे मार देंगे बोलकर मैं गांव से भाग गया और जॉन मिलिट्री में आकर ज्वाइंट हो गया। जी, अब मिलिट्री तक की कहानी आपने बताई, अब एक दूसरी कहानी के करके सबकी कहानियों पर चलते हैं। एक कहानी आपकी है, इस देश के प्रधानमंत्री देवेंद्र जी को खूब चाहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र हूं, मेरे पास एक देवेंद्र है। एक वादा जो आपने उनसे किया, उनको आपका पूरा गेम होने तक याद रहा। वादा था अपने बच्चों को घुमाने का। कौन सा वादा आप प्रधानमंत्री से करते हैं जो प्रधानमंत्री याद रखते हैं और हिसाब भी पूछ लेते हैं, वो हिसाब बता दीजिए। ये टोक्यो पैरालंपिक से पहले की बात थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात कर रहे थे। मेरे से बात की, मेरे परिवार से बात की, भाई से बात की, मिसेज से बात की और बेटी से बात की। तो उनको पता है कि मैं लास्ट 10 साल से गुजरात में रहता हूं, तो उन्होंने बेटी को कहा कि बेटा कभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए हो आप? पापा जी कभी लेकर के गए हैं? तो बेटी ने मना कर दिया कि सर नहीं लेके गए आज तक। और बेटी ने कारण भी बताया, बोल क्या है ना कि उनके पास टाइम नहीं रहता, वो खेलते रहते हैं हमेशा। तो मेरी व्यवस्था भी बताई। तो मेरे को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देवेंद्र जी इनको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में घुमा के लेके आना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घुमा के लेके आऊंगा सर। जब मैं मेडल जीत के वापस मिला उनसे, तो उन्होंने कहा बेटी जिया के क्या हाल है? मैंने कहा सर बढ़िया है, नमस्ते बोला है बेटी ने आपको। तो उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद दीजिएगा बेटी को। बोले मैंने आपको एक काम के लिए बोला था। मैंने कहा सर बिल्कुल बोला था, और मैं बिल्कुल ओलंपिक से अब सीधा आया, मैं घुमा के लेके आऊंगा। तो वहां तक तो ठीक था, मैं आया वापिस, फिर मैं घुमा करके भी लेके आया। लेकिन जब मुझे पद्म भूषण अवार्ड मिला और फिर से मुझे मिले, तो बोल देवेंद्र जी वो मेरा काम कर दिया आपने? तो मैंने कहा सर कर दिया। बोल क्या काम था बताओ? मैंने कहा सर बेटी को घुमा के लेके आना था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बोले बहुत बढ़िया किया आपने। तो उनका लगाव रहता है और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में मुझे इतना पसंद करते हैं। सिर्फ खिलाड़ी के नहीं, अब तो राजनेता के तौर पर भी पसंद करते हैं, वहां पर भी आएंगे। देवेंद्र जी ने बहुत सारे किरदार बदले हैं और अब ये राजनेता के तौर पर भी जब हम राजनीतिक संवाद करेंगे आपको वहां पर भी बुलाया जाएगा। बिल्कुल। दीपा जी, एक कहानी पर आपके आता हूं। इस शरीर ने जो लोगों को दिख रहा है उनको पता नहीं है कि 3 बड़ी सर्जरियां और 200 टांके झेले हुए हैं, और उसके साथ आप यहां बैठी हैं। एक सर्कल आपने लाइफ का पूरा किया है। 1982 एशियाई खेल, एक बेटी के तौर पर वो खेल देखने के लिए आप एशियाई खेलों को देखने के लिए दिल्ली में अपने पिता के साथ जाती हैं, और उसके बाद अपनी बेटी को एशियाई खेलों में खेलते देखती है।
बहुत बड़ा सवाल हो गया इस पूरे सर्कल का, लेकिन दो बातें जो मैं जरूर पूछना चाहता हूं। बेटी की डिलीवरी के समय पर आपको बीमारी का पता चलता है कि इसके बाद दूसरी बेटी की डिलीवरी के समय पर, और उसके बाद आपको दिक्कत, एक मां के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, और एक खुद औरत के तौर पर जिसको अपने आप को स्थापित करना था, कौन कौन सी चुनौतियां दिमाग में, जहन में चल रही थी, और क्या वो क्लोज फैमिली ग्रुप सवाल वहां पर से भी उठे थे क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही त्रासदी है अपंगता की, कि वो किसी के शरीर में होने से ज्यादा लोगों के दिमाग में ज्यादा रहती है। जो माइंडसेट है एक डिसेबिलिटी को एनविजन करने का, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, और वो उस इंसान को भी लिमिट कर देता है जो इंसान एक्चुअली अपनी शारीरिक दुविधा से गुजर रहा होता है। बचपन में पहली बार ट्यूमर आया, 5 साल से 9 साल की उम्र लगभग अस्पताल के अंदर बाहर रही, और इलाज हुआ, रिहैबिलिटेशन हुई, और बहुत ज्यादा मैंने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा कि एक नन्ही बच्ची जो लड़की है और बिस्तर पे 2 साल से पड़ी है और टांगों में हरकत नहीं है और उसका मल मूत्र भी अपने आप निकल जाता है, तो उन्होंने बोला इस जिंदा लाश को जीवित रख के क्या करोगे। लेकिन शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे हिम्मत नहीं हारी, मेरा इलाज कराया और मैं ठीक हो गई। इतनी ठीक हुई कि राजस्थान से बास्केटबॉल भी खेली, और क्रिकेट की जो महिला पहली टीम बनी उसमें भी मैंने अपनी भागीदारी दी। लेकिन मोटरसाइकिल के चलते और मोटरसाइकिल के प्यार के चलते आई हैड अ लव कम अरेंज मैरिज। माय लव फॉर बाइक्स अरेंज माय मैरिज। मुझे ऐसे पति मिले जिन्हें मोटरसाइकिलों का बड़ा शौक था, उन्होंने मुझे भी मोटरसाइकिल दी, और एक बड़ी फेरी टेल मैरिज रही। बिटिया हुई, 14 महीने में जब उन्होंने नया नया चलना सीखा, उनकी हेड इंजरी हुई और उनको भी लकवा हुआ। मैंने देखा कि 20 वर्ष गुजर गए थे मेरी बीमारी में और मेरी बेटी की बीमारी में, मानसिकता नहीं बदली थी। क्योंकि मेरी बिटिया की भी हेड इंजरी थी और लकवा था, तो लोगों ने यही कहा, अरे लड़की तो भगवानों की मरा करे है, भगवान इसे उठा ले, नहीं तो जीवन भर का बोझ रहेगी। मुझे अब समझ आया कि मेरी माँ क्यों रोती थी, क्योंकि शायद उसने भी यही ताने सुने थे। और बड़ी बेटी के इलाज में मैंने जी जान से उतनी ही तत्परता से अपना रोल अदा किया जितनी तत्परता से मेरे माँ बाप ने मेरी बीमारी में किया। और दूसरी बिटिया का जन्म हुआ तो फिर लोगों ने कहा, अरे पहली बिटिया अपंग है, दूसरी भी लड़की हो गई, और इसके भी पांव लगड़ाने लगे हैं, ट्यूमर्स दोबारा आ गए। और धीरे धीरे जब एक बच्ची 3 वर्ष की, एक बच्ची 6 वर्ष की, बड़ी का इलाज चल रहा है, पति की कारगिल में लड़ाई चल रही है, 1999 में मेरे को ये स्थिति में आना पड़ा जहां पे आप कह ही रहे हैं काफी तकलीफ रही। और इस वक्त यही था कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से हूं, मैं अपर मिडिल क्लास से हूं, मैं एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूं, और मेरे चारों तरफ जो भी लोग थे वो एजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी धारणा यही थी। तो वहां से चल के सफर शुरू हुआ और बहुत मेहनत करी। इस धारणा को बदलने के लिए मुझे लगता है खेलों से बड़ा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि जब मैं खेल से उतरी तो मुझे इसी शरीर के लिए सराहा गया, इसी शरीर के लिए मेरे को सभी ने पीठ थपथपाई, और जो मेरे करीब के लोग थे जिनको ये लगता था कि अब इसका जीवन अंत हो गया है, तो मैं कहती हूँ कि खेलों के माध्यम से बदलाव कितना आया। जो ये कहते थे कि लड़कियां तो भगवानों की मरा करे या ये तो कतई कंडम हो गई, जब मैं मेडल लेके लौटी तो मेरे गांव से लगभग 40 गाड़ियां भरकर आई थी एयरपोर्ट दिल्ली में। और जो गांव के बुजुर्ग सरपंच थे उन्होंने मेरे सर पे पगड़ी बांधी, जो कि अमूमन पेट्रियार्कल साइन होता है, पगड़ी आदमियों को बांधी जाती है, लेकिन सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में गदा दिया गया। गदा भी बहुत मैस्कुलिन एक ट्रॉफी है जो अखाड़े में कुश्तीबाज, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टर्स, ऐसे बड़े शारीरिक बलशाली खेलों को दिया जाता है। लेकिन उसी गांव के लोगों ने मुझे गदा दिया और ये कहा कि बेटा, जीवन के अखाड़े में बल दिखाने के लिए हम तुमको ये। दीपा मैम, मैं यही बोलने वाला था। यहाँ सामने जो रोशनी है ना, वो हमारे चेहरे पर चमक ला रही है, लेकिन आपकी बात को सुनकर वो जितनी महिलाओं की रो है, वहां आंखों को अगर कोई देख सकता हो तो वो देख ले। एक चमक और जो हौसला
एक औरत होने की जो लड़ाई आपने लड़ी है अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, अपनी माँ के लिए। और अगर आप ये बात कहेंगे कि माँ की बेटी को, बेटी भी अपंग हो गई, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी हिम्मत, हौसला और सकारात्मक सोच की बीमारी मेरी बेटी को लगी है। जब मैं 1982 में अपने पिता की उंगली थामकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एशियाई खेल देखने गई थी जो भारत में हुए थे, तो मैं स्टैंड्स पे बैठी थी और टीम को मैंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में तिरंगे के साथ देखा था। फिर 2010 में जब मैं 40 वर्ष की आयु में कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने आई, तो मेरी बिटिया स्टैंड पे बैठी थी और मैं तिरंगे के साथ इंडिया की टीम पे चल रही थी। और हाल ही में जो एशियाई खेल हांगझाओ चाइना में हुए हैं, मैं स्टैंड में बैठी हुई थी और मेरी बेटी देविका मलिक तिरंगे के साथ कंटिंजेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो एक मां बेटी हम जोड़ी हैं पूरे संसार में जो इकट्ठे देश के लिए खेली हैं और देश के लिए इकट्ठे मेडल जीते हैं। तो ये खेलों का दम है। एक मामले में चाहूंगा कि बेटी आगे निकले, वो रंग बदले और आपका ही रिकॉर्ड तोड़े कि पैरालंपिक का जो पदक हो वो फिर वो सुनहरा होना चाहिए। थैंक यू। मुरली खान सर, एक सवाल, और मेरे हिसाब से कठिन है, मुझे मालूम है आपके लिए कठिन नहीं होगा। दो बड़ी लड़ाइयां आपने लड़ी। एक लड़ाई लड़ी युद्ध के मैदान में, हमने ट्रेलर में भी देखा, हमने भी बताया, 9 गोलियां शरीर को लगी। और एक लड़ाई लड़ी खेल के मैदान में, जहां पदक जीत कर लाया और वो भी सोना इस देश के लिए। कौन सी लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी? ज्यादा मुश्किल थी वो युद्ध का मैदान ज्यादा मुश्किल था या फिर वो खेल का मैदान ज्यादा मुश्किल था? क्योंकि लड़ाई ऐसे कर एक्चुअली जो मेरा जो लड़ाई चालू हो गया, तो उस टाइम में मैं थोड़ा स्टोरी से बता दो कि मैं जो कुश्ती कर एक आर्मी पुणे में आ गया। पुणे में मैं आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी में बॉयज में जो 12 साल के बच्चे रहते हैं उसमें मैं ज्वाइन कर दिया। और इधर तो मैं पहले बहुत अच्छा हॉकी करता था। तो हॉकी खेलते से मुझे क्या होता था कि मैं महाराष्ट्र नहीं बोलकर वो कर्नाटक वाले मुझे आगे खेलने के लिए चांस नहीं देते थे, क्योंकि उसमें पॉइंट लेने के लिए खेलने थे। तो एक दिन मेरा सिलेक्शन हॉकी के लिए, नेशनल के लिए सिलेक्शन होना था। तो मैं हॉकी ग्राउंड के बगल में बैठा था। तो अचानक जो सिलेक्शन हुआ नहीं होना मैसेज आने वाला था। तो हम लोग हॉकी प्लेयर सब उधर वेट कर रहे थे। तो उसी टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ करके मैसेज आ गया। तो मुझे लाइफ में इतना दुख हो गया कि बस क्या कर देंगे कि गेम में मुझे सही है नहीं, सिलेक्शन नहीं किया, ऐसा दुख हुआ। तो मैं रोने लगा था। तो मेरे इंस्ट्रक्टर उधर से आ गए और बोले, पेटकर के बच्चे काय को रोते हैं? सर मेरा सिलेक्शन है। तू क्या लड़की है? मत रो। ये सामने क्या चल रहे हैं? हॉकी, बॉक्सिंग चल रहा है। तो एक तुम काम करना, जो ये बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें दांत तोड़ के लो, नहीं तो तोड़ के ले लो। तो उसी दिन में मैंने हॉकी छोड़ दिए और बॉक्सिंग में चालू की। बॉक्सिंग में 64 में इंटरनेशनल गेम टोक्यो में जापान में हुआ। तो मेरा बॉक्सिंग इतना अच्छा खेल था कि बेंगलोर मद्रास में मुझे छोटू टाइगर बोलते। मैं एक अपर कट मारता हूँ, आपने चंदू चावल देखो, ये दूसरे को किसी को नहीं जमता है, एक मारने से नॉकआउट करता है। ऐसे में नॉकआउट किया, इसलिए मुझे बेंगलोर मद्रास उधर सब जानते कि ये छोटू टाइगर बॉक्सिंग। तो 64 में पद्म मुलिक सरकार देना स्वामी, ऐसे हम लोग 4-5 आदमी के आर्मी के जो बॉक्सर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और मैंने टोक्यो में जापान के लिए बॉक्सिंग खेलने के लिए गया। बॉक्सिंग में मुझे 13 देशों के साथ मैं लड़ा और 13 देशों को मैं नॉकआउट करते गया। और 13 ये करने के बाद 14 का जो साउथ अफ्रीकन एक बॉक्सर था। तो मेरे को बहुत बॉक्सिंग का थोड़ा बहुत आप देख लीजिए क्या है। तो उगांडा का जो बॉक्सर था उसने मुझे एक ऐसा फाइट में मैं एक दिन बेहोश हो गया,
दौड़ोगे। मतलब आदमी ने कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे को ताकत है, मैं जीतता हूं। तो हार गया तो ये हार गया, वो भी मैं बताया। ऐसा करके मैं बॉक्सिंग में जीतने के बाद उधर से वो टीम हमारा इंडिया से वापस आ गया। तो मैं जो यूनिट में थे तो यूनिट को पूछा कि पेटकर अभी आपको क्या चाहिए? तो मैं बोला मैं और बॉक्सिंग करूंगा। नहीं बोला तो नहीं, अभी पहले मिलिट्री को ड्यूटी करना है, आपको क्या है? तो मैंने बोला कि मुझे कश्मीर के पोस्टिंग दे दो। तो मुझे कश्मीर के लिए पोस्टिंग मिल गया और मैं कश्मीर में 1 साल सर्विस का किया शालकोट सेक्टर में। तो वहां पर 1965 साल को एकदम अचानक लड़ाई चालू हो गई। वो लड़ाई ऐसी चालू हो गई थी। तो एक किस्सा बता दो सर। 4 बजे का टाइम था, जोर जोर से सिटी बजने लगी कि प्लेन का अटैक आ गया है, तुम्हारे ऊपर दुश्मन का अटैक आ गया है, तुम लोग सब तैयार हो जाओ करके ऐसा सिटी बना। लेकिन बहुत आदमी ने क्या हो गया कि शाम का 4 का टाइमिंग था, सबको लगा कि चाय का सिटी हो गया। तो बहुत आदमी मद्रास जैसे हमारे यूनिट में ज्यादा थे, वो सब लेकर मगा लेकर बाहर आ गए। उतने में जोर से अटक गया। तो अपने इंडियन आर्मी का बहुत कैजुअलिटी उस टाइम हो गया। ऐसी लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई में चालू होते एक हिस्सा ऐसा है, तो मैं आर्मी में मेरा ट्रेड आर्मरर था, जो वेपन रिपेयर, गन रिपेयर, ऐसा ये काम था। तो पदम गुरुंग, हवलदार गुरुंग थे, वो मेरे को ट्रेनिंग, वो आर्मर का सीनियर जाता था, उनके साथ था। तो लड़ाई में वो बंकर से हम लोग एक दूसरे को टारगेट मारते थे। तो गुरुंग सर बोलते थे, अरे पेटकर वो तो एक दुश्मन नजर आ रहा है, तू मारता क्या? मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा। तो आपस में एक दूसरे को मारते थे। तो एक वो तो टाइम लड़ाई का था। तो अरे क्या है ये, टारगेट तुमने मार दिया, चलो। तो आपस में पैसा, उस टाइम लड़ाई के टाइम में गोली मारने का सिर्फ ये था और दुश्मन को मारने का। तो मारने का है तो हैप्पीनेस में उसको मारो करके मारना। तो जो थापा था उनको मैं मंकर में हाथ में गबरा, मैंने 2 टारगेट जीत गए। तो उन्होंने बोला मैं भी 2 टारगेट मर गया तुझे। तो उन्होंने मेरे को हाथ में हाथ मिलाया। उसी टाइम बंकर में ऊपर से प्लेन का अटैक आ गया और गुरुंग सर का हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो गड्ढे में गिर गए। मैं भी वो बंकर में नीचे दब गया। दबने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा देख रहा था, मैं चिल्लाया कि कोई तो बचाओ हम लोग, वो जो बचाओ हम लोग फंस गए। तो उधर से मुझे वो बंकर से बहुत आदमी ने निकाला, मैं उनको गुरुंग सर को निकाला, गुरुंग सर को हॉस्पिटल में भेज दिया और मैं लड़ाई में चालू हो गया। लड़ाई में उसी टाइम मुझे 9 गोली लगा। 9 गोली का एक अभी स्पाइन में है। 9 गोली लगने के बाद नीचे से थोड़ा और आगे अटैक हो गया। तो अटैक करके जा रहा था तो मैं रोड पहाड़ी के ऊपर से नीचे रोड पर गिर गया। रोड से 1 टैंकर जो आर्मी का होता है वो मेरे स्पाइन के ऊपर से चला गया और मैं बेहोश हो गया। तो 2 साल मुझे कुछ नहीं मिला था। उत्कर्ष, मुझे लगता है कि जब आपने सवाल किया कि मेडल जीतना ज्यादा आसान था या लड़ाई लड़ना, तो मुझे लगता है उनकी यादें अपने देश के लिए लड़ने के लिए इतनी अलाइव है बिल्कुल कि एक सैनिक होना शायद उनके लिए ज्यादा गौरवशाली बात रही। वो आज भी देखिए आप, वो पूरी सैनिक यूनिफॉर्म में है, सैनिक मेडल लगा रखे हैं। देवेंद्र जी, एक लड़ाई आपने भी लड़ी और मैं जानता हूं ये सवाल थोड़ा इमोशनल होगा। पहला मेडल मां के गहनों की कीमत पर आया, इस देश को पता होना चाहिए। क्या वो कहानी थी, वो भी बता दीजिए कि एक पैरालंपिक प्लेयर को इस देश का पहला सोना, जो अपने करियर का पहला सोना पाने के लिए अपने मां के गहनों की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कर्जा आज तक चुका नहीं पाए हैं। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मैंने देश के लिए मेडल जीता है, ये सभी को पता है। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक में। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा।
टोक्यो मैंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन मैं खुल के बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा लड़ाई मैंने सिस्टम से भी लड़ी है यहां पे। वो इसलिए कि जब 2004 में मेरा एथेंस पैरालंपिक खेलों के लिए सिलेक्शन हुआ तो सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन हौसले वाले थे। जब हम घर पे बैठे थे, मेरे पास सिलेक्शन लेटर हाथ में था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इतने 1 लाख रुपए करीब पैसों की जरूरत है आपको, वो जमा करवाओगे तभी जा पाओगे आप। अब मैं मेडल तो जीत सकता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो 1 लाख रुपए का कॉन्फिडेंस मेरे पास भी नहीं था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मेरे पिताजी किसान थे और कोई बड़े किसानी नहीं थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के चूरू क्षेत्र से आता हूं, वहां पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, तो पानी पे भगवान पे डिपेंड रहते हम फसल के लिए, तो वो नहीं थी हमारे पास व्यवस्थाएं। मेरे को बताया नहीं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जब मैं घर पे आया, उसके बाद पता चला कि वो जो पैसे थे वो पिताजी ने, और तो कुछ था नहीं, पर मम्मी के गहने थे वो बेच करके 1 लाख रुपए जमा करके मेरे को भेजा। तो कहीं ना कहीं वो दर्द आज भी अंदर है। वो इसलिए है कि कैसा सिस्टम था उस टाइम पे। देखिए आप, एक खिलाड़ी को उसकी मां के गहने बिक जाते हैं और वो इस देश के लिए खेल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीतता है, तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है। दीपा जी, एक लड़ाई आपकी भी है और आज थोड़ा सा खुलकर बात कर लेते हैं। वो खिलाड़ी जो देश के लिए रिकॉर्ड बनाए, पहली बार एक महिला इस देश को पैरालंपिक में मेडल दिलाए, जब वो एक अखबार खोलती है तो उसको बुरा लगता है। जिसने जीवन में हार नहीं मानी, उसको एक अंदर चोट लगती है, एक धक्का लगता है। वो क्या धक्का था? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल और सबसे ज्यादा दुख का पल एक ही 24 घंटे में आया। मैंने तैयारी करी, जी तोड़ के तैयारी करी, शॉटपुट की तैयारी करी, जो मेरे लिए एक बहुत नया खेल था। मैं जैवलिन में ज्यादा ध्यान दे रही थी। और जो हमारे रियो पैरालंपिक्स के स्लॉट, हमें एक ही वुमन का स्लॉट कोटा एलोकेशन आया था। और जब मैंने वहां पे अपना गोला फेंका तो 4.48 का डिस्टेंस मैंने फेंका, जो कि उस वक्त वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग 1 का कैनेडियन एक खिलाड़ी थी। तो जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग थी उसमें 4.48 सबसे टॉप मोस्ट डिस्टेंस था, जो मैंने इक्वल किया अपने ट्रायल्स में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह, मैं वर्ल्ड नंबर 1 रिजल्ट के साथ ये क्वालिफाई कर रही हूं। और बड़ा इंतजार था कि पहली भारतीय महिला अपना कोटा सिक्योर कर चुकी हैं और वो भारत की नुमाइंदगी करने पैरालंपिक्स में जाने वाली है, और वो भी मैं, जो 46 वर्ष की आयु में थी। लेकिन जब सुबह मैंने अखबार खोला तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दीपा मलिक सेलेक्ट हो गई हैं, या दीपा मलिक ने वर्ल्ड रैंकिंग 1 जितना डिस्टेंस थ्रो करके अपनी सीट को आरक्षित किया है। अखबार की हेडलाइन ये कह रही थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। दीपा मलिक के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगा है कि उन्होंने चीटिंग करके अपना डिस्टेंस बढ़ाकर एक जूनियर खिलाड़ी की जगह हथिया ली है, और उन पर हाईकोर्ट पे केस हो गया है। तो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी। मेरी 3 पुश्तें भारतीय सेना में है। मेरे परिवार के हर सदस्य ने स्वतंत्रता की हर लड़ाई एक सैनिक होकर देश के लिए लड़ी है, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट प्रोफेशन है। और खेल तो छोड़िए, आपके ऊपर एक चीटिंग का इल्जाम लगता है तो आपका पूरा करियर एक सवाल बन के खड़ा हो जाता है। तो वहां पे फिर वो कोर्ट केस चला, उसमें मैंने कोर्ट केस जीता। तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेंटल ट्रेनर्स की, अपने कोचेस की, जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे डिप नहीं होने दिया।
कोर्ट में तारीख पड़ती थी और घंटों बैठना पड़ता था। मैं अपने डंबल और स्ट्रेच कॉर्ड कोर्ट के प्रांगण में ही लेके बैठा करती थी। मेरी गाड़ी की डिक्की में पूरा जिम चलता था मेरे साथ, और फिर वो कोर्ट का केस जीता। लेकिन अब आप सोचिए कि उस प्रेशर के साथ जब मैं कंपटीशन में बैठी तो मेरे लिए वो मेडल से ज्यादा अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की लड़ाई थी। मैंने 4.48 के डिस्टेंस के लिए मुझे कोर्ट घसीटा गया कि ये फेंक नहीं सकती। मैंने देश के लिए मेडल 4.61 मीटर फेंक के जीत। और आज मैं खुश हूं कि उस मेडल से, क्योंकि वो मेडल जीतने के बाद मुझे याद है कि जब मेरा मीडिया में इंटरव्यू हुआ, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी इस मंच से अमर उजाला का, तमाम मीडिया का, कि 2016 के बाद जो आपने हमारे मेडल्स को, मैं थी, मरियप्पन, वरुण भाटी, देवेंद्र भैया, जो हमें सेलिब्रेशन दिया है और जो उन मेडल्स की बात आपने लिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन जब मुझसे सवाल पूछा गया कि मेडल जीत के आपको कैसा लग रहा है, तो उत्कर्ष मेरा यही जवाब था कि अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब पुरुषों का पहला मेडल 1972 में आ चुका था, मल्लिकार्जुन पेटकर जी ने जीत लिया था, तो आजाद भारत को लगभग 73-74 साल क्यों लगे एक महिला का मेडल बनाने में? वो सवाल एक बहुत सोचने वाला है। लेकिन आज मैं खुश हूं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। जो एक मेडल महिला ने जीता था 2016 में, जब मैं प्रेसिडेंट रही, तो महिलाओं के 3 मेडल आए, जिसमें गोल्ड भी था टोक्यो में, और लगभग 300% महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ चुकी है। और बहुत सारी मेडल्स इस बार पेरिस में भी महिलाओं के आने की उम्मीद है। तो वो बहुत एक गर्वशाली पल है अब हमारे। मैं अंत में आप लोगों से वही पूछने वाला था, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, लेकिन एक चीज जो एक लाइन का जवाब, सिर्फ एक लाइन का, सर आपसे, आपके पूरे करियर का सबसे बड़ा, सबसे बिग मोमेंट क्या था? माइक का दुनिया में सबसे ज्यादा मेरा दुख का एक दिन था जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरे माँ बाप मुझे मिलने के लिए आए थे, भाई भी। तो मैं मिला तो भाई, मेरे बड़ा भाई ने बोला कि तुम गांव में नहीं आए, क्योंकि गांव में टॉयलेट क्वार्टर ये नहीं था, तो मुझे गांव ले जाने के लिए मनाही कर दिया। तो मैंने लाइफ में पहले टाइम 30 गोली और 2 विस्की का बोतल पीकर ये किया था। अभी इंटरेस्टिंग बता दो, तो जो टोपास का चतुर्चाप मैंने आपने देखा होगा, तो उसने बोला नहीं आप, मैं बोला विस्की कैसा लाया, तो टोपास जो आदमी था उसने मेरे को विस्की ला के दिया। तो विस्की के बदले उसको वो बोला कि कुछ तो पैसा मुझे दे दो, ले ले। अरे मुरली भैया, और मटका के लिए पैसा दे दो, वो नंबर लगेगा। तो मेरे पास से दूसरा पैसा दे ले, तो क्या नंबर लगा, 1 2 3 ऐसा में नशे में मैंने 30 गोली ली थी, 2 विस्की का बोतल के पैसा दिया था। तो उसको लाइफ पे मुझे पहला जॉकपॉट, जो मटका में जॉकपॉट, रतन खत्री है, जो दुनिया में बाकी सब में चैलेंजिंग में हार जाता है आदमी, तो उसको पैसा नहीं देते ये लेकिन जो रतन खत्री है वो दे। तो मुझे जॉकपॉट लगा, और उस टाइम ने मेरा लाइफ का टर्न हो गया कि मैं जिंदा रहूंगा। तो उससे पहले दुख से इतना दुख था कि मरने के लिए ये सोच जाता। और सबसे खुशी का बात यह है कि मैंने 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लिया। और उसी टाइम मैंने सच बोला था कि अपना झंडा जो ऊपर जाता है, तो इंडिया का जो सबसे ऊपर झंडा गया और अपना देश को गोल्ड मेडल मिला। ये मेरा सबसे खुशी का बात है। और ज्यादा से ज्यादा ये इसके लिए मैं अभी आप लोगों ने सोचेगा बहुत आदमी ने ये मेडल नहीं लगा, लेकिन मैं मेडल इसके लिए छाती में लगाता हूँ कि अपने देश के जो बच्चे लोग और युवा थे वो दुनिया में देखे कि अभी आप लोग इतने सब बैठे स्पोर्ट्स में नहीं सब है,
लेकिन इसमें पद्मश्री और ओलंपिक का गोल्ड मेडल किसने देखा है? देखो, हाथ खड़ा करो, किसने देखा है? तुम अभी देख रहे हैं आपकी छाती पर सबके सामने। हाँ, तो मैं इस ज्यादा से ज्यादा जब प्रोग्राम में और देता, गांव में, स्कूल में, कॉलेजेस पे मुझे सत्कार मिले, तो मैं थान से बोलता हूँ कि ये देखो बच्चों लोग, ये कैसा मेरे सीने पर पद्मश्री है और ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, वो आप लोग भी ये गोल्ड मेडल लेकर आओ। यही उम्मीद से मैं ये मेडल छाती में लगाता हूँ। अब जैसा मैंने इनसे पूछा, बिग, आप एडमिनिस्ट्रेटर रही, प्रशासक रही खेलों की, सबसे बोल्ड डिसीजन क्या था जो आपको लगता है आपने लिया दीपा जी? मेरे ख्याल से सबसे बोल्ड डिसीजन मेरा ये था कि मैंने पॉलिसीज की डिमांड करी, मैंने एट पार की लड़ाई लड़ी कि क्यों जिस प्रकार ओलंपिक के खेलों को रिकग्निशन मिलता है, वही का वही सेम पॉलिसी हमारे खेलों को भी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है मेरे जीते हुए मेडल या देवेंद्र भैया के जीते हुए मेडल, पेटकर जी के जीते हुए मेडल ने हमारी आवाज को बुलंद किया। तो वो सबसे बड़ा मेरा, मुझे लगता है कि एक बोल्ड वो रहा, और उसका नतीजा दिख रहा है कि आज हर मंच पे, हर जगह एक रैंप बनने लगा है। हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत, इंक्लूसिव भारत होने लगा है। हम अपंग से दिव्यांग कहलाने लगे हैं और अब हर मंच पे हमारे को न्योता होता है, हमारी बात रखी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा वो था, और मुझे पता है समय का अभाव है, लेकिन क्योंकि मैं उत्तराखंड में हूं और अमर उजाला परिवार के साथ आज हूं, तो इस मंच से एक और बोल्ड डिसीजन मैं यहाँ कह के जाना चाहती हूँ कि मेरा एक निवेदन रहेगा। प्रेम कुमार जी उत्तराखंड के पैरालंपिक के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं। 2007 में पहली बार यहाँ से पैरा खेलों की शुरुआत हुई, जो कि मुझे पता है यहाँ पे टेरेन है, हिमालय है, लेकिन फिर भी आज लगभग 280 बच्चे दिव्यांग उत्तराखंड से खेल रहे हैं। और मेन खेल हैं पैरा स्विमिंग, एथलेटिक्स, सिटिंग वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शूटिंग, पैरा कबड्डी भी हमने शुरू करी है, उसमें भी वो बच्चे खेलने आते हैं। तो एक निवेदन यहाँ से रख कर जाऊंगी, क्योंकि अब आपने देहरादून को अपना ही लिया है, उत्तराखंड को अपना ही लिया है, और ये आपका लगातार दूसरा संस्करण है यहाँ पे संवाद का। तो इस संवाद में एक संवाद सुगम्य खेल के प्रांगण और साथ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए रहने की सुविधा, ताकि व्हीलचेयर के लगभग 100 से 150 बच्चे आए, एक जगह रहें, खेलें, कंपटीशन का आनंद लें और ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करें। एक ऐसी जिम्मेदारी आप लीजिए। आप एक सक्षम परिवार हैं, आप मीडिया की आवाज हैं, तो एक ऐसी कुछ मुहिम चले उत्तराखंड में, तो मेरे लिए बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट होगी। आपकी फरमाइश और आपका आदेश दोनों सर आंखों पर एक परिवार के तौर पर लगातार ढेर सारे इशारे जो मेरे पास आ रहे हैं उनको समझते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट अब तक का जिंदगी का क्या रहा है, और साथ में इस बार कितने मेडल? छोटा ही रखेंगे, समय बिल्कुल सेकेंडों का है। मेरे लिए जिंदगी का सबसे कोई बेस्ट रहा है तो कहीं ना कहीं जब मैंने 3 पैरालंपिक में मेडल जीते, 2 में गोल्ड जीता। जब गोल्ड जीता जाता है तो आपका राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर होता है, और जब वो मेडल पहनाया जाता है और राष्ट्रगान होता है, मेरे ख्याल से शब्दों में तो मैं उनके बयान नहीं कर सकता खुशी, लेकिन इतनी खुशी होती है कि रोंग खड़े हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। उससे शब्दों में तो नहीं कह सकता मैं। खिलाड़ी होने के नाते एक पीसीए का प्रेसिडेंट भी हूं, तो स्वाभाविक था, मैं इस चीज के लिए तैयार भी था कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा कि कितने मेडल जीतोगे आप। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब की बार 25 पार, और ये जिस पार्टी में है उसी पार्टी की धुन का नारा अब ये लगाने लगे हैं। 2 भूमिकाओं में देवेंद्र जी हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बातचीत का क्रम शायद हम बहुत जारी रखते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन एक बार फिर इस मंच को, इतिहास को पढ़ाने नहीं दिखाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के झंडे को अपनी काबिलियत से करने का शुक्रिया, अपने छाती पर ये मेडल लेकर हमारे सामने उदाहरण पेश करने का शुक्रिया, और ये उदाहरण यूं ही जारी रखिए।
बहुत बहुत शुक्रिया कि अमर उजाला के इस मंच पर आपने हमको एक जोरदार तालियां हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकई में कितना यादगार ये सेशन रहा है हम सभी के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारा भी नेशनल गेम्स होने हैं, ऑलमोस्ट नेशनल गेम्स होने उत्तराखंड में है। हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड को आप एक नेशनल की जिम्मेदारी जरूर दे सर, प्लीज मेरे आपसे निवेदन है सर। बिल्कुल, आप हमें एक प्रपोजल भिजवाएं कौन सा जो भी नेशनल गेम्स करवाना चाहते हैं, और मैं तो उम्मीद जताता हूं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ देहरादून में ही एक अच्छा टूर्नामेंट हो और एक इको फ्रेंडली व्हील चेयर का ग्राउंड बने यहाँ पे। सरकार से भी मेरा निवेदन है ताकि यहाँ हर व्हील चेयर पर्सन यहाँ मुझे खेलता नजर आए और एक हमें मोटिवेशन मिले। ये संवाद की सार्थकता पूरी हो गई कि एक मांग आ जाए और उस पर इतनी सहमति आ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।